अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलिमन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था स्काईलाइन मोटर का सी वाला पार्ट, जिसमें हमने बनाया था एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और आज हम इसका आखिरी पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि डी पार्ट है, जिसमें हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट। ओनर्स का कैपिटल मालूम करना है कि May 31, 2014 को ओनर्स का कैपिटल क्या था और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद, और उसके बाद उस बैलेंस शीट हमें बनानी है। और इसके पहले कि हम इसको बनाना शुरू करें, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पिछले वीडियोस में क्या किया था। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं हमारे सवाल की तरफ, जो कि बेसिकली तो इस सवाल में हमें कहा गया था कि स्काईलाइन मोटर के हमारे को ट्रायल बैलेंस गिवन था May 31, 2014 का। और इसमें हमारे पास 6 एडजस्टिंग एंट्रीज थी और 4 इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, जिसमें हमें बनानी थी एडजस्टिंग एंट्री, जो हमने ए पार्ट में पिछली वीडियोस में बना ली थी। अगर आपको वीडियो चेकआउट करनी है तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी। ए बी सी तीनों वीडियोस हमने अलग अलग कवर किए थे, अलग अलग पार्ट्स कवर किए थे अलग अलग वीडियो में। तो तीनों पार्ट आपके पास ऊपर आई बटन पर आ रहे होंगे। उसके बाद हमने बी में हमने इसके लेजर अकाउंट्स बनाए थे, जो कि 3 फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट वीकेंड की बुक बोलती है, जो कि हमारे डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस होता है। बैलेंस हमारे साथ साथ जो है क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर रहा होता है, ताकि हमें एंड में जो है फ्रैंकवुड में टी अकाउंट्स की तरह एंड में खुद कैलकुलेट ना करना पड़े, साथ साथ वो कैलकुलेट हो रहे हों। और उसके साथ जो है हमारे पास सी वाला पार्ट था एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो हमने इसकी पिछली वीडियो में कवर किया था। तो आज हम इसका निकालेंगे इनकम स्टेटमेंट एंड ओनर्स का इक्विटी May 31 को क्या था, और उसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए वही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको जो है बिजनेस कंपनी का नाम आएगा जिसके लिए आप बना रहे हैं, जैसे कि हम बना रहे हैं यहाँ पे स्काईलाइन मोटर के लिए। उसके बाद आपके पास इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडिंग, और उसके बाद डेट आप मेंशन कर देंगे जिस डेट पे आप जो है ये इनकम स्टेटमेंट वगैरह बना रहे हैं। और हम बना रहे हैं May 31 को, यानी मई के महीने की बना रहे हैं, तो हम मई के 31 को बना रहे होंगे, जाहिर सी बात है। अब अकाउंट्स टाइटल और डॉलर के 2 साइन के आपको जो कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन से पहले आपको सारी एंटिटीज़ लिखनी होती है, वो आपके लेफ्ट हैंड वाले कॉलम में आती है। और टोटल एंटिटी, जैसे सेल्स में आपके पास सेल्स होता है, सेल्स रिटर्न होता है, ये सब सब्ट्रैक्ट वगैरह करने के बाद जो टोटल सेल्स निकलती है वो आप राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। उसके बाद एंड में आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस इनकम स्टेटमेंट में जो हमने पहले इनकम स्टेटमेंट्स बनाई है, उसमें हमने जो है काफ़ी चीज़ें देखी थी, जैसे कि हमारे पास उसमें एक चीज़ हुआ करती थी ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट के आता था। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आपके पास परचेजेस सेल्स वगैरह हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर जो है हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर परचेजेस सेल्स का नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सर्विस दे रहे हैं मोटल की, हम रूम सर्विस दे रहे हैं, होटल है हमारा। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास आते हैं सर्विस रेवेन्यूज़ वगैरह। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू नज़र आ रहा है मुझे, सर्विस रेवेन्यू वगैरह, तो ये सब चीज़ें हमारी आएंगी इनकम स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले रेवेन्यू, यहाँ पर हम एडिंग डाल लेते हैं रेवेन्यू, जो कि आपके सेल्स को डिनोट करता है रेवेन्यू। और सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे आपका रेवेन्यू में रेंट रेवेन्यू, आपके पास रेंट रेवेन्यू मौजूद है, और इसके अलावा और कोई रेवेन्यू नहीं है। आपका अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू इसमें नहीं आता। रेंट रेवेन्यू आपका है 12,500, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। रेंट रेवेन्यू जिसकी वैल्यू है आपके पास अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू, जिसकी रेंट रेवेन्यू जिसकी वैल्यू आपके पास 12,500, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12,500। और चूंकि ये टोटल है, इसके बाद कोई रेवेन्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल आगे ही लिख देता हूँ 12,500। अब इसमें अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू क्यों नहीं आएगा? अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू इसमें इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू वो अमाउंट होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया, जो कि अभी तक आपने अर्न नहीं की है। आपके पास भले अमाउंट है, लेकिन आपने उसकी सर्विस अभी तक प्रोवाइड नहीं की है, तो जस्ट लाइक आपके ऊपर अभी तक वो लायबिलिटी है। अगर आपको किसी ने 1 साल का रेंट दे दिया है जगह का, तो इसका, और अगर उसको अभी उस जगह में रहते हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, तो 4 महीने का रेंट आपके लिए अर्न हो गया है, रेंट रेवेन्यू हो गया है। और अब आपके लिए अनअर्न जो रह गया है वो 6 मंथ का रह गया है, तो वो आपके 6 मंथ का भी फिलहाल आपके ऊपर लायबिलिटी है, जब तक वो पूरा साल वहाँ पे नहीं गुजार लेता। तो इसलिए वो हमारे लायबिलिटीज़ में आता है बैलेंस शीट में, इसलिए हम उसको इनकम स्टेटमेंट में नहीं दिखाते। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा एक्सपेंसेस, क्योंकि और रेंट रेवेन्यूज़ वगैरह नहीं है और रेवेन्यूज़ हमारे पास कोई मौजूद नहीं है। तो एक्सपेंसेस आपके पास सारे लाइन से यहाँ एंड में गिवन है, तो मैं सारे 1 बाय 1 लिख लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास नज़र आ रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, तो मैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिख लेता हूँ। पहले हम सबके टाइटल्स लिख लेते हैं, एंड में सबकी वैल्यूज़ लिख लेंगे।
उसके बाद हमारे पास है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख लेता हूँ। और उसके बाद है आपके पास सप्लाईज़ का एक्सपेंस, तो उसके बाद मैं सप्लाईज एक्सपेंस लिख लेता हूँ। फिर हमारे पास है इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का एक हम बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस का भी हम एक बना लेते हैं। और फिर सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, तो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस का भी एक बना लेते हैं। और आखिरी है हमारे पास यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। ठीक है, अब सारे एक्सपेंसेस हो गए हैं। अब हम वन बाय वन इन सबकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो एडवर्टाइजिंग की हमारे पास थी 600, और नीचे हमारे पास डेप्रिसिएशन की 375, सप्लाईज़ की हमारे पास थी 1330, और फिर हमारे पास इंटरेस्ट की एक्सपेंस की थी 400, और इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास था 200, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस हमारे पास है 4050, और उसके बाद यूटिलिटीज एक्सपेंस हमारे पास है 900। अब ये देखें एक्सपेंसेस तो मेन हेडिंग थी जो हमें जो है रेवेन्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट कराने होते हैं एक्सपेंसेस, लेकिन एक्सपेंसेस हमारे पास सब टाइप्स कितनी सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, बिल्स आ रहे हैं, इंश्योरेंस आ रहा है। तो अब ये सारे जो एंटिटीज़ हैं ना, अब इनको हमें टोटल करके एक साथ लिखना होगा राइट हैंड साइड पे। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा सिंपल सम का फॉर्मूला, तो आप कैलकुलेटर वगैरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारे पास आ गया 7855, ये सिर्फ आए हमारे पास एक्सपेंसेस। अब सारे एक्सपेंसेस को हमें माइनस कराना होगा रेवेन्यू में से, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इसमें माइनस करा देते हैं, रेंट रेवेन्यू को माइनस करा देते हैं ऊपर हमारे एक्सपेंसेस से। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया है $4645, यानी हमारा उस महीने का जो नेट प्रॉफिट स्काईलाइन मोटल का हुआ है मई मंथ का, वो आया है $4645। अब हमारे को अगला स्टेप क्या करना है, अब हमें निकालना है ओनर्स का इक्विटी, यानी जब उसने बिजनेस मई फर्स्ट जब उसका ओनर्स का कैपिटल था और फिर उसमें जो है इसका नेट प्रॉफिट वगैरह आया। हमें पता है कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। ओनर्स का कैपिटल, इनिशियल कैपिटल जो होता है, जो हमारा बिजनेस जब स्टार्ट हुआ होता है, जब हमें बता रहा होता है कि हमें किस महीने की बनानी है, तो उस जैसे अभी हम फ़िलहाल मई 31 की बना रही है, तो हम यहाँ पर मई 1 का जो है ओनर्स का कैपिटल लेंगे, उसमें से ड्राइंग्स को माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, तो हमारे पास उस महीने की एंड तक का हमारे पास ओनर्स का इक्विटी आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ओनर्स कैपिटल एट मई 1। तो मई 1 को हमारे पास ओनर्स का कैपिटल क्या था, वो हमारे को मिलेगा हमारे इनिशियल ट्रायल बैलेंस में, जो कि हमारे को सवाल में गिवन था। तो इनिशियल ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ओनर्स का कैपिटल था 41,380। तो ये हमारे पास इनिशियल कैपिटल था 41,380। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 41,380। अब इसमें से हमें ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, लेकिन हम अगर हमारे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखें तो हमारे पास यहाँ पर ड्राइंग्स आया ही नहीं था। तो इस महीने इनकी इन्होंने अमाउंट निकाली ही नहीं है, विड्रॉ ही नहीं की है हमारे अपने अकाउंट से, तो इसलिए हम यहाँ पर ड्राइंग्स को लिखेंगे ही नहीं। और अब दूसरी चीज़ क्या होती है, नेट प्रॉफिट को ऐड करना। तो मैं यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट। तो मैंने आपको कहा था कि आप मेंशन कर दिया करें ऐड को या प्लस को। वैसे मैंने बोला था कि ऐड को मेंशन ना करा करें, खाली सब्ट्रैक्ट को करा करें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट है तो हम कर देते हैं। नेट प्रॉफिट को हम ऐड कर रहे हैं 4645। तो इसके बाद अब हमारे पास ये क्या निकलेगा, टोटल ओनर्स का कैपिटल निकलेगा बेसिकली एट मई 31, जो कि हमें कैलकुलेट करना था मई 31 को ओनर्स का कैपिटल। तो वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि हमारे पास ड्राइंग नहीं है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास ओनर्स का कैपिटल आया है $46,025। और नीचे ये डबल लाइनिंग ज़रूर लगाया करें आपके इनकम स्टेटमेंट में, आपके ये बैलेंस शीट में, क्योंकि अब जब आप टोटल निकाल लेते हैं किसी चीज़ का, बिल्कुल फाइनलाइज कर देते हैं, तो आपको डबल अंडरलाइन लगाना होता है अकाउंटिंग्स में। तो $46,025 आपका ओनर्स का कैपिटल आ गया है मई 31 का। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए आपको चाहिए होते हैं, आपको स्ट्रक्चर बैलेंस शीट का भी वही है कि सबसे पहले हेडिंग आएगी, फिर बैलेंस शीट लिखेंगे, फिर डेट मेंशन करेंगे। इसमें फिर आपके एक साइड पे होते हैं एसेट्स और दूसरी साइड पे होते हैं लाइबिलिटीज़ और कैपिटल्स, जस्ट लाइक हमारा अकाउंटिंग का जो इक्वेशन शुरू से चलता हुआ आ रहा है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो अकेला एसेट बराबर होता है लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के मिला के। तो एसेट्स में हमारे पास दो टाइप के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट, फिक्स एसेट। करंट एसेट 12 महीने के अंदर जिनमें चेंजेस आती रहती हैं, और फिक्स एसेट 12 महीने से ऊपर वाले।
उसके बाद आपके लाइबिलिटीज़ हैं और कैपिटल्स हैं। तो सबसे पहले हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में सब देखते जाते हैं कि हमारे पास एसेट्स कौन से दिए हुए हैं। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैश दिया हुआ है करंट एसेट में। तो करंट एसेट में हमारे पास कैश है, तो कैश की वैल्यू है 3500 में यहाँ पर लिख लेता हूँ। कैश हमारे पास गिवन है 3500, ठीक है। और इसी के साथ अब देखते हैं हमारे पास अगला करंट अकाउंट कौन सा दिया हुआ है कैश के बाद। सप्लाईज आपका करंट एसेट है, क्योंकि सप्लाईज में भी आपकी जो है चेंजेस आते रहते हैं 12 महीने के अंदर। तो सप्लाईज भी आपके पास 750, ये आपका करंट एसेट में आ जाएगा, सप्लाईज 750। उसके बाद देखते हैं क्या हमारे पास कोई और गिवन है करंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपका करंट है, क्योंकि उसके हर महीने चेंज होता रहता है। क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस आपका करंट एसेट में इस वजह से आएगा, हालांकि प्रीपेड वो होता है जो आपने पहले से ही अमाउंट जो है बल्क अमाउंट दे दिया होता है। जैसे अगर मैं किसी की अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ रेंट पे, अगर मैंने जगह रेंट पे ली हुई है तो मुझे हर महीने रेंट देना होगा, लेकिन मैंने वो प्रीपेड रेंट कर दिया, यानी पहले से ही 1 साल का रेंट उनको दे दिया है। तो वो हमारा एसेट में इस वजह से आ रहा है करंट एसेट में, क्योंकि अकाउंटिंग में तो हमें यही दिखाना है कि उसका जो अमाउंट है टोटल 1 साल का वो इतना था। अब हर महीने उसका जो एक्सपेंस आता रहेगा उसमें से वो कटता रहेगा प्रीपेड इंश्योरेंस का। तो प्रीपेड इंश्योरेंस नाम का अकाउंट इसलिए बनाया है प्रीपेड का नाम का, कि उसमें आप पूरी टोटल अमाउंट 1 साल की शो करें, हर महीने उसमें से सब्ट्रैक्ट करते रहें जितना एक्सपेंस आ रहा है। जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर 1 साल का मेरा रेंट है $20,000, तो अब हर महीने मुझे इसमें एक्सपेंस आ रहा है $200, तो मैं हर महीने, या $2,000, तो मैं हर महीने $2,000 का मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, जो कि मैं प्रीपेड इंश्योरेंस में से माइनस प्रीपेड रेंट में से माइनस कर रहा हूँगा। तो ये हमारा प्रीपेड जो है वो काम करता है, तो इसलिए वो हमारा एसेट में शो होता है, क्योंकि हमारे पास वो पैसा जो है हम ऐसे दिखाते हैं कि वो हमारे पास अभी पैसा मौजूद है और हर महीने उसमें से हम करते रहेंगे जो हम उसको दे रहे हैं, लेकिन हालांकि हम दे चुके होते हैं पहले से, क्योंकि अकाउंटिंग्स में हमें इसको शो कराना होता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास आई गेस 2200, यस। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई और करंट एसेट मौजूद है। लैंड, बिल्डिंग्स, ये आपके सारे इक्विपमेंट, ये आपके फिक्स्ड एसेट हो गए। अकाउंट्स पेबल, आपका अकाउंट्स पेबल भी नहीं, अकाउंट रिसीवेबल भी आपके पास नहीं दिया हुआ, जो कि आपका जो है करंट एसेट में आता है, और आपको ना ही यहाँ पर जो है इन्वेंट्री दिया हुआ है जो कि करंट एसेट में आता है। तो आई गेस आपके करंट एसेट इतने ही है, जिसका टोटल हमारे पास आया है 6450। ऑटो इसमें फॉर्मूला लगा हुआ था, तीनों को प्लस करके उसने टोटल एसेट बता दिए। अब चलते हैं फिक्स्ड एसेट की तरफ, जो मेरे को दिख रहे थे कि उसमें था लैंड्स, बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट, ये 3 तो मुझे याद थे। तो सब इन तीनों की वैल्यूज लिख लेते हैं। पहले लैंड की हमारे पास है 12,000, बिल्डिंग की 60,000 और इक्विपमेंट की 15,000, ठीक है। तो लैंड की हमारे पास अमाउंट है 12,000, फिर उसकी 60,000 और फिर 15,000। क्या हमारे पास और कोई फिक्स्ड एसेट मौजूद है? तो चेक कर लेते हैं। लैंड्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, हमारे पास इक्विपमेंट हो गया, अकाउंट पेबल्स वगैरह ये नहीं आते, पेबल नहीं आते, रेंट, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस वगैरह, और इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ जो कि आपको यहाँ पर मेंशन करना हो। सप्लाईज भी आपके पास आ चुका है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बताया था कि आपको बैलेंस शीट में जहाँ पे आप फिक्स्ड एसेट मौजूद करते हैं तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कराना पड़ता है, जो हमने पिछले एक सवाल में शायद देखा था। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे 2 अकाउंट्स की गिवन है, एक बिल्डिंग के और एक इक्विपमेंट के, तो वो यहाँ पर मेंशन होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका इक्विपमेंट का, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ये आपको सब्ट्रैक्ट करानी होगी वैल्यू, तो इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। बिल्डिंग्स की आपके पास वैल्यू गिवन है एक्यूमुलेटेड की 250 और उसकी है 125, 250 और उसकी है ब्रैकेट में 125। अब
बेसिकली ये जो है इसको माइनस इसलिए कर रहा है क्योंकि ये एक्सेल है और इसमें जर्नल पे फिक्स सेट हुआ हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट पे, ताकि ये जो है इसको एज अ टेक्स्ट लिखे। क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग में आपको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आपको शो कराना होता है ब्रैकेट में कि ये वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, जब भी पता चलता है। तो इसी वजह से अब आपने क्या करना है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो पहले ऊपर वाले 3 को हम कर लेंगे ऐड, और फिर हमें सब्ट्रैक्ट कराना होगा इसमें से 250 और 125। तो आपके पास टोटल वैल्यू आ गई है 86,625, जिसका टोटल एसेट हमारा करंट एसेट और फिक्स एसेट को ऐड करके बना है $93,075। अब ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हमारा राइट हैंड साइड भी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल्स का जो जमा करके निकलेगा वो भी इतना ही होना चाहिए। फिर हम कहेंगे हमारा पूरा सवाल और हमारा बिजनेस बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। तो लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आई है अकाउंट्स पेबल। तो अकाउंट पेबल की हमारे पास वैल्यू है 4,800। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल जिसकी वैल्यू है 4,800। उसके बाद देखते हैं हमारे पास अन रेंट रेवेन्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया अन रेंट रेवेन्यू आपका आएगा लाइबिलिटीज़ में, तो ये 1100 हम मेंशन कर देते हैं अन रेंट रेवेन्यू 1100। उसके बाद आपके पास कौन से पेबल मौजूद हैं, आपके पास है सैलरीज एंड वेजेस पेबल, इंटरेस्ट पेबल, मॉर्गेज पेबल। तो ये 3 टाइप के आपके पास और लाइबिलिटीज़ मौजूद हैं। सैलरीज एंड वेजेस पेबल, ये भी आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि आपने सैलरीज नहीं दी हैं अभी तक अपने एम्प्लॉयज़ को। सैलरीज एंड वेजेस पेबल, फिर आपके पास था मॉर्गेज पेबल, फिर आई गेस था इंटरेस्ट पेबल। जी, इंटरेस्ट पेबल। अब इन तीनों की हम वैल्यू लिख लेते हैं। सैलरीज एंड वेजेस पेबल की वैल्यू है हमारे पास 750 और इंटरेस्ट पेबल की वैल्यू है 400 और मॉर्गेज पेबल है हमारे पास 40,000। 750, 400 और 40,000। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई टोटल लाइबिलिटीज़ $47,050। अब हमारे को निकालना है कैपिटल। हालांकि कैपिटल हमने नीचे निकाला हुआ था, जो आई गेस ऊपर निकाला हुआ था, तो हमको इसी कैलकुलेशन को इधर करना है। तो सबसे पहले हम लिखते थे इनिशियल कैपिटल, जो हम बेसिकली इसको लिख सकते हैं ओनर्स कैपिटल एट May 1। आप ये भी लिख सकते हैं। तो वो वैल्यू थी हमारे पास 41,380। उसके बाद उसमें हमें ऐड कराना होता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो जब हम उसमें हमारा नेट प्रॉफिट ऐड कराएंगे तो हमारा वो कैपिटल आ जाएगा, और कैपिटल आ जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब हमें करना है इसको तीनों को ऐड, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है हमारे पास ड्राइंग्स मौजूद नहीं है तो कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा राइट हैंड साइड भी लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल का जो है $93,075 इक्वल आ चुके हैं दोनों साइड, जिसका मतलब है हमारा बिजनेस, हमारा सवाल बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये आखिरी पार्ट भी आज कंप्लीट होता है। इस सवाल का काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था ये, इसलिए हमने इसको वीडियोस में डिवाइड किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। और आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ एक दफ़ा इस सवाल, पूरे सवाल का, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन था P3.2A, जो कि वीकेंड की बुक का था, स्काईलाइन मोटल का। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज थी और 4 चीज़ें हमें बनानी थी ABCD। ए में हमने बनाई एडजस्टिंग एंट्री जो कि आपके सामने है, और बी में हमने बनाए सारे लेजर अकाउंट्स, 3 फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट्स जिसे कहते हैं, और सी में हमारे पास इसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और फिर हमने अभी बनाई इसकी इनकम स्टेटमेंट, ओनर्स का कैपिटल फाइंड किया, और फिर हमने इसकी बैलेंस शीट बनाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।